प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी थी। फ़लस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप-छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें इस्राएल दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है, उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। अरब इसराइल युद्ध 1948-49 यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़लस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाज़ा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़िलिस्तीन की बची थी, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़लस्तीन का अस्तित्व न के बराबर हो गया। युद्ध में इसराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के ऊपर कुल 5,000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा। वहीं बदले में सऊदी अरब फ़लस्तीन को लेकर जो मांग है, उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक है और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इसराइल को गाज़ा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है।
यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकलकर आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, इसराइल और फ़लस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौरा। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इसराइल फ़लस्तीन मतभेद को जन्म दिया। बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फ़लस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। इसराइल की पुरानी तस्वीर, फोटो, सोशल मीडिया। फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ।
करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। इसराइल देश का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें इसराइल दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है, उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम, इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़लस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाज़ा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़िलिस्तीन की बची थी, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़लस्तीन का अस्तित्व न के बराबर हो गया। युद्ध में इसराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा।